बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत में आजकल काफ़ी हलचल है। कल सोशल मीडिया जो था उसके ऊपर टिकटॉक की आवाज़ गूंजती रही और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ये स्टेटमेंट कि नून लीग वाले सुन लें इस टिकटॉक की आवाज़ को गौर से, क्योंकि ये उनके लिए उल्टी गिनती साबित होगी। ये उल्टी गिनती अगर नून लीग के लिए साबित होगी तो उसके बाद पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा। इसके अलावा 6 महीने की डेडलाइन की बात भी हम सुन रहे हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। आज के प्रोग्राम में अपने जो पहला पार्ट है उसके अंदर इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट आई जिसके ऊपर टिकटॉक की आवाज़ सुनने के बाद ये कहा गया कि ओ हम तो डर गए, और फिर कुछ स्माइलीज़ भी शेयर की गई। तो नज़र ये आ रहा है कि दोनों जो जमातें हैं जिनका कोलिशन है, जो पावर में है, वो एक दूसरे पे अब मज़ीद लफ्ज़ी हमले और जो लफ्ज़ी बमबारी है वो तो कर रही हैं, लेकिन आगे होने क्या जा रहा है इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक अजमत साहब को दावत दी है। कल के प्रोग्राम में हमने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर AJK से बात की थी, जिन्होंने ये तासुर दिया कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हैं वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हुए हैं, उनका टर्न आउट भी ठीक था, और जितने इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाए हैं वो सिर्फ सियासी हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और हारने वाली जमात ऐसी बातें किया ही करती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी हम मलिक अज़मत साहब से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का व्यू पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है क्या, नून लीग इनको सीरियसली क्यों नहीं ले रही और मामला किस तरफ को जाएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग की। इस जंग के अंदर अमेरिका 2-3 दफ़ा तो ब्लिंक कर चुका है और ब्लफ भी उनका कॉल हो गया। इस पे ईरान की पोजीशन मजबूत नज़र आती है, लेकिन क्या ये जंग लंबे अरसे तक जारी रह सकती है, खित्ते के और इन दोनों लड़ते हुए मुल्कों के हक़ में है या नहीं। अपने एक्सपर्ट से इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपसे गुजारिश की, मलिक अज़मत रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे यूनाइटेड नेशंस के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब, उनके साथ होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक और डॉक्टर फरहत आसिम। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मलिक अज़मत साहब, कल हमारी बात हुई चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के साथ, और उन्होंने जो मेरे सवालात थे उनके ऊपर जो तासुर दिया आपके आगे पेश कर देता हूँ। मैंने उनसे सवाल किया कि अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आई है, उसके अंदर कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया गया, तो उन्होंने कहा दुकानें बंद थी, बंद दुकानों की तस्वीरें उन्होंने बना ली और टर्न आउट बहुत अच्छा था। हुकूमत का एतराज़ का भी मैंने अल जज़ीरा की बात कर रहा हूँ उस पर जिक्र किया। फिर मैंने उनसे LA27 में बारिश ना होने की बात की, तो उन्होंने कहा बारिश तब नहीं हो रही थी जब दिन गुजर गया, लेकिन तब हो रही थी जब वो तरसील का सामान लेके उन्होंने निकलना था, मतलब चीज़ें लेके उन्होंने जब जाना था तब बारिश हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल हैं और हारने वाली जमात ऐसे बयानात देती है। तो मामलात बिल्कुल ठीक हैं, और अगर वो इलेक्शन से पुल आउट भी कर जाएँ, मैंने राजा परवेज़ अशरफ साहब की गुफ्तगू का जिक्र उनसे किया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, इलेक्शन वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। आप इन तमाम चीज़ों पे क्या कहेंगे? देखिए जनाब, ये इनका बयान है जो पीपल्स पार्टी समझती है कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे साथ धांधली की कोशिश की जा रही थी। ठीक। मैं खुद वहाँ एक माह कैंपेन में था। जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे तो मैंने सारी सूरत हाल सामने रखी। ठीक। और उसकी रोकथाम के लिए चेयरमैन ने हिकमत अमली बनाई और वो हमने नहीं होने दी। फिर भी 4 सीटें इन्होंने धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी से हरवाए। दूसरी हमारी सोच थी कि कश्मीर में जाकर ये इससे डबल हमारे साथ धांधली की कोशिश करेंगे। जब कश्मीर में आए तो हमने आंखें खुली रखी। हमने शुरू दिन से इनको सर्च किया कि ये किस तरीके से कहाँ पे धांधली की कोशिश करेंगे, और पहले भी हमने तनबीह दी कि ये धांधली होगी। और जब इलेक्शन के दिन
दांडी का अमल शुरू हुआ जी। तो आपको याद है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ साहब और जब सूबाई सदर है अभी पंजाब के, जी। तो उन्होंने एक अपने टॉक शो में एक बातों में मीडिया को कहा कि एक गांव है जहां पर 1200 वोट दर्ज है टोटल, और उस गांव की आधी से ज्यादा आबादी मुल्क से बाहर रहती है, ठीक। और टर्न आउट हमेशा 30% से ज्यादा नहीं रहती। ठीक है। तो कहाँ इन्होंने 1200 वोट कास्ट करके दिखाए हैं कि टोटल 100% कास्टिंग हुई है यहाँ पर और वोट पोल हुए हैं, जो इम्पॉसिबल है, जिसको अगर हम री इन्वेस्टिगेट करें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने कई ऐसी जगहों के सबूत इकट्ठे किए हैं जिसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे, उन हलकों पर दोबारा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे। ये फॉर्म 47 तो ठीक है कि पिछली दफा निजाम बचाने के लिए हमने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, मसलहत के तहत किया, लेकिन कश्मीर के इलेक्शन में या इसके बाद पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन में हम किसी सूरत फॉर्म 47 को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम तहरीक चलाएंगे, हम ऐसी तहरीक चलाएंगे कि इनकी हुकूमत भी गिर सकती है, और इसके अलावा जब तक ये हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे कश्मीर के अंदर उन हलकों पर दोबारा इलेक्शन नहीं कराएंगे, दांडी और फॉर्म 47 का सहारा लेने की कोशिश बंद नहीं करेंगे, तब तक हम एहतजाज करेंगे। आपका पॉइंट आ गया। ये फरमा दीजिएगा कि एक टिकटॉक की भी आवाज़ सुनवाई आपके चेयरमैन साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा वक्त तेज़ी से गुजर रहा है और जो नून लीग है वो उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे। इसका क्या मतलब है? दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग जो हैं, अब उन्होंने मुतालबा किया इलेक्शन के हवाले से, आपने उसका जिक्र कर दिया। उल्टी गिनती गिनने का मतलब ये है कि आप लोग अब एहतजाज करेंगे, हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, हुकूमत में साथ रहेंगे और फिर एहतजाज करेंगे। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? क्योंकि एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि आप हुकूमत में साथ तो हैं, अगर आपने एहतजाज करना है और मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हुकूमत का हिस्सा ना रहें और उसके बाद एहतजाज करें। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। हम पहले मुतालबा करते हैं कि जो दांडी की गई है, हमने बर वक्त भी एहतजाज किया, हमने इलेक्शन के से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी हम एहतजाज पे हैं। ठीक है। अगर हमारा एहतजाज नहीं माना गया तो हम हुकूमत से अलहदगी भी इख्तियार कर सकते हैं। इस हुकूमत को जो हमने सपोर्ट दिया है, सपोर्ट वापस भी ले सकते हैं और हर उस हद तक जाएंगे, क्योंकि हमने अपने नियर फ्यूचर में फॉर्म 47 और दांडी ज़द्दा इलेक्शन नहीं करवाने देने, किसी को ये इजाज़त हमने नहीं देनी। इसीलिए आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो बात कही, तो वो टिकटॉक इनकी गड़ी की सुई जो है वो एक टाइम पे इनकी हुकूमत की गड़ी की सुई एक टाइम पर लग गई है। अब ये टाइम एक टिक और एक टाक के साथ इनका टाइम कम होता जा रहा है और ये ज्यादा अरसा नहीं है। ये आप इन 2-3 महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह देखिए। फिर आपकी सीनियर लीडरशिप में से नदीम अफसल चंद साहब कह रहे हैं कि एक साइड पे पार्टी को हो जाना चाहिए और जो भी फैसला करना है कर लेना चाहिए। बहरहाल आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। ये फरमाइएगा कि एक बयान ये भी सामने आया कि हम तो डर गए तो अब क्या करेंगे। इससे लगता ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको कुछ ख़ास सीरियसली नहीं ले रही, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये जो बयान आया ये बड़ा क्लियर था और इसके अंदर एक तंबीह भी थी, लेकिन उन्होंने इसको कुछ ख़ास सीरियसली नहीं लिया। इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं आप? तो हवास बाख्ता हो चुके हैं। उनकी राना सनाउल्लाह के बयानात सुने, उनके वज़ीर दिफा के बयानात सुने, उनके जो स्पोक्स पर्सन जो लेडी है पंजाब हुकूमत की, नाम मैं भूल गया हूँ,
आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने। जी ये तो ऐसे जी अज़मा बुखारी साहब जी। हाँ बुखारी साहिबा, जी 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 वो तो गालियों पर उतर आ गए हैं। वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। वो तो जो बात का जवाब ये है कि भाई आपने दान भी की है और आप जवाब दे के आपने नहीं की, वो तो किसी और तरफ बात लेके जा रहे हैं। वो तो उनको पता है कि हमारी हुकूमत के दिन शुमार के पड़े हैं जी और ये जाने वाली है, इसीलिए हवास बाख्ता गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक। और मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल कोई छोटा इंसान नहीं, वो वज़ीर-ए-आज़म का नवासा और वज़ीर-ए-आज़म का फर्जंद और बहुत बड़ी तारीखी जदोजहद करने वाली पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है। जी जब वो बात करता है तो वो तोल के करता है और उसने ये तोल के कहा है कि टिकटॉक तुम्हारा टाइम अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो इसमें कोई शक ना हो, बेशक ये अपने आप को दलासा दे, दलासे से इनकी हुकूमत नहीं बच सकती। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। कुछ सियासी मुबसरीन और कुछ सहाफ़ी ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुछ ख़ास ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू मुझे इसके बरक्स लग रही है। इस तासुर को भी आप अपनी जवाब में ज़ाहिर करना चाहेंगे या क्या कहेंगे? मेरा चेयरमैन मजाक नहीं कर रहा। ठीक, मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सोच समझ कर बोलता है और जब भी बोला है और जो भी बोला है वो करके दिखाया है। ठीक, तो इनको इस खानदान की तारीखी पस मंजर में जाना चाहिए। बेहतर। बेनजीर भुट्टो जब बोलती थी तो करके दिखाती थी, ख्वाह सामने कितना बड़ा डिक्टेटर क्यों ना खड़ा हो। बेहतर। जब जुल्फकार अली भुट्टो बोलता था तो करके दिखाता था। ये उन्हीं का खून है, इसने जो बोला तो ये करके दिखाएगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ये बताइए कि एक 6 महीने का टाइम दिया जा रहा है कि ये बात बड़ी मीडिया के ऊपर आम हो रही है, स्पेकुलेट हो रही है कि 6 महीने का टाइम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और सूबों को डिवाइड कर दिया जाएगा। इस बात पे ना माने तो फाइलें खुल जाएंगी। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 6 महीने का टाइम कोई आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो थ्रेट हो या इससे आपकी पार्टी की लीडरशिप खौफजदा हो? किस तरफ इशारा करता है 6 महीने का टाइम? 28वीं तरमीम या 6 महीने का टाइम, हमें इससे कोई खौफ नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक, जो भी पाकिस्तान के अंदर अगर सूबों का फैसला करना है, यूनिट्स बनाने का फैसला करना है या कोई भी और फैसला करना है, वो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर, पार्लिमान के अंदर ही होगा। तमाम सियासी जुमातें बैठकर ही करेंगे। ठीक, ये हक सियासी जुमातों का है और ये जमहूरी निज़ाम का हक है कि वो जो फैसला मुनासिब समझे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद में करे। ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बात सामने आ रही है कि उनको नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से डायरेक्ट किया गया है पार्टी लीडरशिप को कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वज़ीर दाखिला, उनके बयान जिसके ऊपर तमाम बहस छिड़ी हुई है उसके ऊपर कोई बात ना करें, कोई जवाब ना दें। तो क्या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन आप लोगों को भी सदर जरदारी की तरफ से मिली है इस बयान के तवसत से कि आप लोगों ने भी इस पर कोई बात करनी है या आपने भी खामोशी रखनी है इनके बयान के ऊपर, मोहसिन नकवी साहब के बयान पे? आपने सुना होगा जी कि हमारे कराची से कितने सख्त अल्फाज में उस बात की मजम्मत आई है, बल्कि वजीर दाखिला से इस्तीफा मांग लिया गया है। ठीक, नंबर 2, जो मियां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के मुंह में नवाला है, चॉकलेट है, पंजाब की हुकूमत है और मियां शहबाज शरीफ के मुंह में मरकजी हुकूमत है, वज़ीर आज़म है, चॉकलेट पड़ा है, ये थूकना नहीं चाहते। मियां नवाज शरीफ ने उनको रायवन बुलाकर बैठक की और बैठक में ये चंद लोग और अहम चंद वज़रा बैठकर उन्होंने फैसला किया कि हम फॉर्म 47 के तहत आए हैं, हम कुछ बोलेंगे तो कल शाम तक हमें घर वापस भेज दिया जाएगा, हल्के खोल दिए जाएंगे, लिहाजा
चुप रहने में बेहतरी है। और अगर हम चुप नहीं रहते तो ना हम वज़ीर आला रह सकते हैं और ना वज़ीर आज़म रह सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक। वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर तरह की बात को बर्दाश्त करते हैं और जवाब नहीं दे रहे। ठीक। मेरा आपसे आखिरी सवाल है अज़मत साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अगर ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं इसके ऊपर आपकी दादरसी हो जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर कोई एक्शन ले लिया जाता है, तो फिर ये हुकूमत फॉर्म 47 की नहीं रहेगी, फिर ये चॉकलेट भी इनके मुंह में जायज़ है और फिर दोस्ती भी हो जाएगी। अगर आपको आपके एतराज़ात पे एक दादरसी हो जाती है या इस पे कोई डील हो जाती है तो फिर आप इनको क्लीन चिट दे देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो तमाम एतराज़ात जो आपने किए हैं फिर मैं समझूं कि वही आपकी पार्टी लाइन होगी। क्या ऐसा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने फरमाया ऐसा ही है। अगर ये हमारे मुतालिबात मानते हैं तो हम भी अपने बात से वापस हो जाएंगे। लेकिन जो इनके बयानात में सुन रहा हूँ तो ये मानने वाले नहीं है आसानी से। सही, ठीक। इसलिए हमें एहतिजाज पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ लेना है हमें एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे में ईरान और यूएस के ऊपर जो मामलात बनते हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरफ मामला जा रहा है, उसके ऊपर अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान और अमेरिका की जंग की। मुनीर अकरम साहब, सबसे पहले आपके सामने ये सवाल रखूँगा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं बेसेंट, इन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है कि शायद कल तक ईरान के साथ अमेरिका की कोई डील हो सकती है। सर, ये मामलात और ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है और डील के करीब है यूएस ईरान के साथ? जी, मेरे ख्याल में आपने ये भी देखा होगा कि जो ईरानियन जो उनकी फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने तो कहा कि उनकी बातचीत अमेरिका से तो नहीं हो रही है जी, उनकी बातचीत हो रही है ओमान से। मेरी नज़र में अगर कुछ मुआहदा होगा, वो जो ओमान के साथ ईरान की मज़ाकरात जारी थे हॉर्मूज़ के बारे में, उस पर शायद कुछ नतीजा निकल आए और जिसके तहत फिर सीज़ फायर वापस आ सकता है। पर मेरे ख्याल में कोई डायरेक्ट अमेरिका और ईरान का मुआहदा इमीडिएटली तो नहीं कुछ नज़र आता। बिल्कुल ठीक है। तो सर, ये भी ऐड कर दीजिएगा, एक ज़ैली सवाल फिर ये है कि सिचुएशन को किस तरफ जाता देखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे आपने ख़ुद ही फरमा दिया कि ईरान जो है वो ओमान के साथ तो डील कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, शायद कोई उनका आपस में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट सामने आ जाए, लेकिन अमेरिका के साथ ये चीज़ अभी फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रही। तो अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं? मिड टर्म भी करीब है और उनका पोस्चर जो है कभी ये हॉट एंड कोल्ड पॉलिसी पे चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, ये अटैक करेंगे या इसी तरह ये जंग बंद रहेगी अब? जी, मेरी नज़र में अगर ये हॉर्मूज़ के ऊपर कुछ मुआहदा हो जाता है ओमान के ईरान के दरमियान जी, और ये मुआहदा अमेरिका को मंजूर होता है और अमेरिका का जो नेवल ब्लॉकेड है वो हट जाता है, तो शायद फिर जो रास्ता खुल जाए वापस सीज़ फायर करने का और वापस मज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकरात वापस जारी हो सकती हैं।
पर इस वक्त मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं नज़र आती है, ठीक है। क्योंकि जंगी हालात उनके अमेरिकन फ़ौजें सब शामिल हो गई हैं पूरे खित्ते में, और कोई अमेरिका के पास मेरे ख्याल में कोई ऐसा कंसेशन ईरान से नहीं मिलेगा उनको जिसके तहत वो दिखा सकें कि उनकी बात मानी गई है। तो मेरे ख्याल में अब तक हालात बहुत नाजुक हैं, पर ये देखना होगा कि ओमान के साथ ये क्या मायदा होता है, और अगर वो रास्ता निकल आता है वापस सीज़ फायर के लिए। जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर फरहत, आप कैसे सिचुएशन को देखती हैं? ज़ाहिर है सिचुएशन फ्लूइड है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी है क्या? अमेरिका के आपकी नज़र में क्या अहदाफ हैं जो अमेरिका हासिल करना चाहता है, जिनको हासिल किए बगैर मिड टर्म में वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, या अपनी आवाम जो है उनको कायल नहीं कर सकेंगे, या मुतमईन नहीं कर सकेंगे? आप कैसे देखती हैं इस सिचुएशन को? अमेरिका क्या चाहता है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी है। आई एम ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन, और स्पेशली इस टाइम पर जबकि जो सिचुएशन है वो काफ़ी सेंसिटिव फ्लूइड सी है। किसी तरफ भी उसकी डायरेक्शन जा सकती है। आपने दो तरह के सवाल किए, एक मिड टर्म इलेक्शंस के, और एक ये कि यहाँ इस जंग में क्या अहदाफ थे। जब से ये जंग शुरू हुई है मार्च में, हमने ये देखा है कि हमेशा से उनकी कोशिश रही कि ईरान के ऊपर अटैक करके उनके जो जौहरी हथियार हैं या उनके जो लोकेशंस हैं डिफरेंट, वहाँ पर अटैक किया जाए। इस जंग से पहले भी आपने देखा होगा उन्होंने अटैक किए, और जो अमरीकी कांग्रेस के सामने सदर साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन भी दी। उन्होंने बताया भी कि हमने जनाब जो जौहरी लोकेशंस हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, जौहरी हथियार वो नहीं बना सकते हैं, मिसाइल्स नहीं बना सकते हैं, और ईरान को एक काइंड ऑफ टूथलेस कर दिया, यानी वो अटैक उस तरह से नहीं कर पाएगा जैसे वो उन्होंने जो आपने देखा होगा बहुत सारे उनके डिफेंस सेक्रेटरी की कांग्रेस के सामने भी कॉन्वर्सेशन हुई, और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी कॉन्वर्सेशन होती रही। तो वहाँ हम जब कॉन्वर्सेशन उनकी देते हैं या प्रेजेंटेशंस देखते हैं तो एक कन्फ्यूजन की जो फिजा है वहाँ वो मौजूद रहती है कि शुरू में तो यही कहा गया कि अटैक हो गए हैं, ईरान टूथलेस है, वो अटैक नहीं कर पाता। लेकिन अभी रिसेंटली अभी दोबारा से देखें, अभी फिर दोबारा से जो डिफेंस सेक्रेटरी की टॉक हुई वहां पर कांग्रेस में, तो उन्हें ये सामना करना पड़ा इन सवालों का कि जनाब आपने तो कहा था कि वो ओब्लिटेटेड हैं, सदर ने भी कहा और आप लोगों ने भी कहा, लेकिन फिर भी अटैक्स उनके उसी तरह से कंटिन्यूसली हो रहे हैं, और उनके अटैक्स काफी स्ट्रांगली हुए। अब अहदाफ दिफाई भी थे, स्ट्रेटेजिक भी थे, पॉलिटिकल भी थे। ऑफ कोर्स उन्होंने वहाँ पर उनकी जो लीडरशिप थी उसको, ऑफ कोर्स खामेनी साहब को अटैक के बाद असैसिनेशन हुई, बहुत सारी लीडरशिप की। खामेनी साहब के अलावा भी बहुत सारे जो डिफेंस के ऑफिशियल थे उनको अटैक करके उनको ख़त्म करने की कोशिश की। शुरू में यही इंटेलिजेंस उनके सामने रही, और जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसी जो कम्युनिटी है उसने उनको यही रिस्पॉन्स दिया कि जब आप अटैक करेंगे तो ईरान के अंदर एक सूरत हाल इस तरह की है कि शायद वो रिवॉल्व कर जाए। आपको स्टिल रिमेंबर, यू मस्ट, आपको याद होगा कि उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो ट्वीट्स भी कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि हम जो है वो ईरान की अवाम के साथ हैं, और उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्वीट की, उन्होंने सपोर्ट भी किया, और इस तरह से तो उस वक्त बड़ी एक यूफोरिया बन गया था कि ईरान को जब ये अटैक करेंगे या फौजें उतारेंगे या उनकी जो तनसीबात हैं उनको अटैक करेंगे या लीडरशिप को करेंगे, तो एक रिवॉल्ट अंदर से आएगी। रिवॉल्ट की इंटेलिजेंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमें याद रखना कि उस वक्त आपको याद होगा इन्फ्लेशन की वजह से बहुत सारे जो ईरान के बाजार और मार्केट्स में एक रिवॉल्ट की सिचुएशन थी, फ्लूइड सिचुएशन थी, और वहाँ के जो लोग थे वो ऑफ कोर्स ईरानी रिजीम जो है उसके अगेंस्ट उनकी काफ़ी सारी रिजेंटमेंट थी। हमेशा जो वुमेन रिलेटेड मैटर्स थे, बहुत सारी इंटरनेशनल जो NGOs और सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन थी वो उनको बहुत हाईलाइट करी थी, और एक काइंड ऑफ अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज इट वाज अ हाई टाइम, इट वाज कुक्ड प्लेस जहाँ पे रिवोल्यूशन हो सकता था, यानी रिवॉल्ट हो सकती, नॉट काइंड ऑफ एंटायर रेवोल्यूशन बट रिवॉल्ट हो सकती थी, बट दैट वाज नॉट मेड द केस। उस वक्त ये कुछ भी अहदाफ जो हम सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट्स भी देखते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप की भी देखते हैं, अदर ऑफिशियल्स भी, जो इस वक्त उनकी फ्लूइड सिचुएशन है वो ये है कि उनके पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटीज पे देखें तो वो अहदाफ उनको शो करने के लिए कुछ नहीं है, सेक्शन नहीं है। और अभी भी जब
अटैक्स हो रहे हैं तो ईरान उसी तरह से अटैक कर रहा है जैसे वो रेगुलर पहले कर रहा था। बिल्कुल इट ठीक। मींस कि जो उनके स्टेटमेंट बनी हुई थी दैट वाज नॉट देयर। एंड देन आपका दूसरा सवाल ये है कि जी। इस वक्त मिड टर्म इलेक्शन होने को है जी। अमेरिका में, और ये सब चीजें उनकी एक्सपोज हैं, आवाम के सामने हैं, और बहुत सारे कांग्रेस ना सिर्फ रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स तो हैं ही हैं, रिपब्लिकन्स भी बहुत सवाल करने शुरू हो गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप से और ठीक। इसके एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये क्या, हमें इस जंग में जाने की क्या ज़रूरत थी, हमने क्या अहदाफ हासिल किए, हमने क्यों ऐसे किया है, और यूएस की जो इजराइल की अलायंस है उसको भी बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं रेगुलरली। और अगर आप डिफेंस कमेटीज और डिफरेंट कमेटीज की अगर आप प्रोसीडिंग्स देखें तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक मुझे कोई भी जो जिसको कहते हैं ना हौसला अफजा किस्म के रिजल्ट्स वहाँ से मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं कि नवंबर में जो कुछ होने जा रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स और स्टेप्स भी लिए जा चुके हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंक्लूडिंग बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर मैं बताने लग जाऊं तो शायद आपका सारा प्रोग्राम उसमें चला जाए। बिल्कुल ठीक। अगर हम इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त अमेरिका की देखें तो रिपब्लिकन्स इस वक्त सख्त रिजेंटमेंट चैलेंजेस का सामना है। बिल्कुल जी आपका, हाँ, और इसकी वजह ये है कि ऑफ कोर्स ये सूरत हाल ऐसी है कि जो जहाँ वॉर की ऑब्जेक्टिव्स हैं वहाँ डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सोचना पड़ेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। जनरल सालेक आपकी तरफ आऊँगा, एक तो प्रोग्राम में खुशामदीद, दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि मामला फंसा कहाँ हुआ है अमेरिका। मैं यही सवाल बाकी पार्टिसिपेंट से भी कर रहा था, अमेरिका क्या चाह रहा है, कहाँ फंस गए अमेरिकन, क्या इनके अंदर कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम था, अब फंस तो गए हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं जो अचीव नहीं हो पा रहा, रुकावट क्या है, ईरान जो है क्या उसको ये झुका सकते हैं, ये कैपेसिटी इनके पास है, स्पेशली तब जब यूक्रेन के अंदर इनके पास जो पैट्रियट मिसाइल्स हैं वो नहीं रहे और रशिया जो हमले कर रहा है वो जाके मिसाइल्स जो हैं हिट कर रहे हैं यूक्रेन में। साफ जाहिर हो रहा है कि इनके पास जो एमिनेशन है उसकी कमी है। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। मेरा सलाम दोनों पैनलिस्ट को। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब अमेरिका ने इस जंग का आगाज़ किया तो वो 3 बेसिक अजम्पशंस के ऊपर किया। पहला तो ये था कि जब हम सुप्रीम लीडर को डिकैपिटेट करेंगे तो एक अपराइजिंग होगी और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, विद इन वीक 10 days दिस जॉब विल बी ओवर। वो नहीं हुआ। सेकंड, उनकी अजम्पशन थी कि जो मुस्लिम ब्रदर ममालिक हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ईरान के, इनके ऊपर चूंकि ईरान को रिटेलिएट करना पड़ेगा, दे विल ज्वाइन अमेरिका और ये आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को पनिश करेंगे। वो भी नहीं हुआ। तीसरा, उनका ख्याल था कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इस रीजन में वो उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी मदद से वो ग्राउंड एक्टिविटी करेंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे और ईरानियन रजीम को कॉर्नर करेंगे। वो भी नहीं हो सका। सो देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन यूएस मिलिट्री एंड स्टेट डिपार्टमेंट। मिलिट्री उनकी आज तक कन्विंस नहीं है कि ये अटैक, ये जो वॉर थी, ये विनेबल है या नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी डिटरमेंट है। जिन अहदाफ के साथ वो इनिशियली आए थे वो तो कहीं पे नज़दीक भी नहीं है उनके अचीव करने के। अब सब चीज़ें जो है ना, एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, कि एक सुपर पावर होते हुए अमेरिका बेबस फील कर रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खुलवा नहीं पा रहा। उन्होंने जो 40 राउंड वॉर के बाद जो MOU साइन किया, उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इजारादारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर अमेरिका की होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और ईरानियंस अभी भी डिटरमेंट हैं। वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर इजारादारी उनकी और ओमान की होगी। और न्यूक्लियर का देखें कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से ये जंग शुरू की गई थी, वो जो है वो बैक बर्नर पे चला गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई। सबसे ज्यादा अभी जो इशू बना हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का है। बिल्कुल ठीक। और अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान को क्रिपल किया जाए इकोनॉमिकली, जो कैस्पियन सी के थ्रू उनको एड आ रही है उसको भी रोका जाए, ताकि ईरान को घुटनों पे लाया जाए कि वो ये जो उनकी बातें हैं वो मान जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। आज मैं आते हुए पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि ये एज्यूम किया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 1 आध दिन में शायद कोई एग्रीमेंट हो जाए। सो अमेरिका जो है दैट इज रनिंग आउट ऑफ इट्स म्यूनिशंस
और उनके लिए उनके जो एलाइज हैं वो भी उनको छोड़ चुके हैं, वो भी, तो अमेरिका तनहा है। ठीक। तो आई एम वेरी होपफुल कि अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत करें। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। मुनीर अकरम साहब, अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर कमिंग टू द नेगोशिएटिंग टेबल। अब हम ये भी देख रहे हैं कि जो जंग शुरू की गई थी अपने जो जिसका जनरल साहब ने जिक्र किया, मुख्तलिफ इनके अहदाफ जो मीडिया पे इन्होंने बताया असल थे कि नहीं, इसका तो पता नहीं। फिर उसके बाद नैरेटिव शिफ्ट होता गया अमेरिका का, और न्यूक्लियर से होता हुआ अपना हुर्मुज़ पे आके फंस गया। असल मामला आपकी नज़र में क्या है? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का कंट्रोल या फिर इसका ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स ना अचीव करना, क्योंकि एनपीटी तो उन्होंने पहले से ही साइन कर रखी थी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? जी, मेरे ख्याल में ये सही है कि इस वक्त अमेरिका ने सब अपनी ऑप्शंस देखे हैं, एवेल्युएट किया है कि क्या कर सकते हैं। अब उनके सामने अगर एस्केलेशन ऑप्शन अगर देखें, जी, एस्केलेशन ऑप्शन ने धमकी दी कि जी हम ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी चीज़ें हैं, उसको हम तबाह कर देंगे, हम एस्केलेट करेंगे। उसका जवाब फिर ईरान ने दिया और पिन पॉइंट किया कि हमने फलानी टारगेट्स जो हैं, जो जीसीसी कंट्रीज़ में ऑयल फैसिलिटीज़, वाटर फैसिलिटीज़, उन सबको नाम लेके उन्होंने बताया कि हम इनको मारेंगे बिल्कुल, अगर आपने हमारे पर हमला किया। तो फिर रुक गए। फिर उनको खलीज के ममालिक उन्होंने सब कहा कि भाई आप हमारी तबाही करवाएंगे, बिल्कुल। तो वो रुक गए। अब वो रुक गए तो फिर उनके पास अब ऑप्शन तो यही रहता है कि किस न किस तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ निकल आए हुर्मुज़ के बारे में, जो ओमान नेगोशिएट कर रहा है। अगर हुर्मुज़ के बारे में कुछ मुआहदा हो जाता है तो फिर शायद वापस सीज़ फायर हो जाए, और सीज़ फायर के बाद में फिर जो उनका जौहरी प्रोग्राम है उसकी बातचीत तो फिर बाद में होगी। वो जो MOU में लिखा गया है उसी के तहत होगा। मेरे ख्याल में फ्रेमवर्क, जो MOU का फ्रेमवर्क है वो हाजिर है। अगर सीज़ फायर हो जाता है तो वापस वहीं जाना पड़ेगा और उसी के तहत आगे बढ़ना होगा। आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहिबा, आप ये फरमा दीजिएगा कि इस टाइम पे लग इस तरह रहा है कि अमेरिका को मुआहदे की ज़्यादा ज़रूरत है बनस्बत ईरान के। तो जाहिर है जिसको जो ऐसी पोजीशन में होता है मुल्क, उस मुल्क को कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। आपको क्या लगता है अमेरिका ईरान को टेबल पर लाने के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, और ईरान की जवाब में क्या डिमांड्स होंगी टू कम टू द टेबल एंड सेट विद USA एंड स्ट्राइक अ डील? मीडिएटर्स तो बड़े एबल किस्म के हैं और मीडिएटर्स मौजूद हैं, उन पे तो पूरी दुनिया का एतमाद है। कैसे देखती हैं सिचुएशन? थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ तक दोनों की या US की इस वक्त टैकलिंग, हाउ टू टैकल ईरान एंड ईरान हाउ टू टैकल US। आई थिंक कि कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है इस पूरी सिचुएशन में जिसको इससे निकलने की ज़रूरत ना हो। ना US और ईरान दोनों ये चाहते हैं कि वो इस एस्केलेशन और टेंशन से दूर रहे या बिल्ड अप करें ऐसे कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ चले। मेरा ये जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, आई बीन वेरी क्लोजली वॉचिंग हाउ किस तरह से ये दो कंट्रीज या इनके मीडिएटर्स जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हमेशा रही है, कॉन्टिन्यूसली रीडिंग भी यही रही है कि दोनों कंट्रीज के लोग
दोनों कंट्रीज ये चाहती हैं और उनकी अपने स्टेक्स भी हैं इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम स्टेक्स नहीं भी हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो। जैसे आपने कहा कि यूएस को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज चाहिए या यूएस को ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जल्दी चाहिए, मेरा ख्याल है दोनों को ही चाहिए। कोई भी वॉर नहीं चाहता है, ना ही ईरान की। अगर आप सिचुएशन ईरान की तरफ देखें तो वहाँ उतने ही चैलेंजेस इंटरनली भी हैं, रीजनली भी हैं और उनको इकोनॉमिकली भी हैं, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक। they are also into very serious situation at the same time. जहाँ तक यूएस की बात है, अगर आप हमने पहले भी एनालिसिस में बात की कि उनको भी उतनी ही जल्दी ये मुआहदा चाहिए। ओवर द टाइम पीरियड मैंने ये भी देखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल दोनों कंट्रीज के बीच इस्लामाबाद में मुआहदा हुआ, दोनों ने कॉन्वर्सेशंस की बैठ के टेबल पे, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल रहा है ओवर द टाइम पीरियड। व्हाट आई रियलाइज, मैंने ओवर द टाइम पीरियड ये भी देखा है कि दोनों कंट्रीज, दोनों तरफ से लोग ये चाहते हैं कि ऑफ कोर्स इंटरनली उनको स्ट्रेच है, एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स यूएस नहीं चाहता कि उसकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी एंड स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कम्युनिटी नहीं चाहती कि इसको स्ट्रेच किया जाए। जितना ज़्यादा ये स्ट्रेच करेंगे उतना ही इंटरनली सिचुएशन उनके लिए मुश्किल होगी। अगर आपने डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बात सुनी हो और पहले की बातें भी, जो इंफॉर्मेशन ओपन सोर्स है वो एग्जिस्ट करती है कि ईरान यूएस की जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जो उनकी डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट है वो ख़त्म हो, यानी उनकी डिप्लीशन, यानी उनके पास वो असला जो है वो कम से कम होता चला जा रहा है। ये इट्स नॉट माय स्टेटमेंट, ये ओपन इज एवरीवेयर वेयर दे वर डूइंग द स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस और कमेटीज, और वो कह रहे थे कि आपने असला यूज कर लिया जो कि अब आपको जरूरत है, लेकिन अब आप कहाँ से करेंगे, आपको पैसे और चाहिए वगैरह वगैरह। सिमिलरली एट द सेम टाइम अगर आप ईरान की सिचुएशन देखें, इस वक्त उनको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलना है, उनको ऑयल की ज़रूरत है, उनको इकोनॉमी की ज़रूरत है। दे रीचिंग आउट टू पाकिस्तान ऑफ कोर्स कि वो ट्रेड, अभी रिसेंटली कल परसों तक वो बातचीत कर रहे थे, कल भी उनकी कॉन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग कैसे पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें, अफगानिस्तान के साथ वो बात करें कि कैसे ट्रेड करें। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और रीजनल कंट्रीज जो हैं उनके साथ उनकी कॉन्टिन्यूस कॉन्वर्सेशंस है। वो कह रहे हैं कि हमें कैसे से हमारा ट्रेड कैसे इंक्रीज हो, कैसे बढ़े, दे आर जस्ट इनटू इकोनॉमी। ऑफ कोर्स जहाँ तक उनकी जो अभी मुआहदा इस्लामाबाद में हुआ उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ऑयल और सैंक्शंस, इसके अलावा जो उनके फ्रोजन एसेट्स हैं। मेरा आपका पहला सवाल था कि क्या ये पॉसिबल होगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ जो थे इकोनॉमी, उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो फ्रोजन एसेट्स हैं इनकी क्या पता इनकी डील हो जाए। टू बी ऑनेस्ट हमारे सामने एक कॉन्टिन्यूस वॉर नजर आती है। हम ये देखते हैं कि अच्छा ये फायरिंग हुई, बेजल्स गिरे, टेंशन एंड एस्केलेशन है। टू बी ऑनेस्ट बैक चैनल डिप्लोमेसी में जब भी आप देखें इनकी स्टेटमेंट्स एनालाइज करें तो हमेशा रियलाइज होता है, जब से ये वॉर को देख रही हूँ वेरी क्लोजली, मैंने ये देखा है कि स्टेटमेंट कुछ होती हैं और बातें जो है ना वो फाइनलाइज कुछ होती हैं। आई थिंक टू बी ऑनेस्ट अगर मैं इसको प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो ये कि अगले चंद 2 या 3 हफ्तों में देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी कि दोनों साइड्स कुछ अर्सा लड़ाई करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करती हैं टू पुट प्रेशर ऑन द अदर साइड एंड देन दे सिट डाउन एंड ऑफ कोर्स एज यू सी कि पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ऑफ कोर्स गालिबाफ को कि वो पाकिस्तान आए, कॉन्वर्सेशंस आगे लेके चलें डिप्लोमेसी के हवाले से। पिछले कल 3 बार फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है। इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन व्हिच इज हैपनिंग and which is why the statements are coming from different sides कि हम ये इस escalation को de-escalate करेंगे, डिप्लोमेसी को अपना चांस देंगे। of course दोनों साइड क्योंकि फंसे हुए हैं, of course they already wanted to come out, but at the same now compromises दोनों sides होंगे। I would not say कि US की तरफ से ही होंगे, compromises will be coming from Iran of course primarily, क्योंकि आपने देखा होगा they have the strategic way कि communicate करते हैं, अपना मैसेज अक्रॉस करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी और फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी उसी तरह से एंगेज करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली यूएस में एट द सेम टाइम दे आर आल्सो मैसेजिंग अक्रॉस, प्रेजेंटिंग देयर केसेस एंड ऑफ कोर्स एंगेजिंग थ्रू पाकिस्तान उनको टेबल पे लाने के लिए। आई वुड सी एन एग्रीमेंट हैपनिंग इन कमिंग डेज प्राइमरीली ऑन सर्टेन किसी एस्पेक्ट पे जो कि हमने एमओयू साइन किया इस्लामाबाद में, उसमें किसी एस्पेक्ट पे जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और ऑफ कोर्स उसमें बढ़ेंगे। कमेटीज हैं एग्जिस्ट करती हैं और कॉन्वर्सेशन किसी न किसी चैनल पे चला जाए। जी बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब
जितनी मर्जी जंग हुई इन दोनों के दरमियान, रुकी फिर शुरू हो गई, लेकिन बातचीत का सिलसिला कभी भी बंद नहीं हुआ। और ये इस चीज़ का सबूत है कि दोनों ही मुल्क जंग नहीं चाहते। ज़ाहिर है इट्स एन एक्सपेंसिव बिजनेस, और ये तो हमने कह दिया, लेकिन हमें नज़र ये आता है कि US हैज़ ब्लिंक्ड मोर दैन ईरान मे बी अ कपल ऑफ टाइम्स। उन्होंने पहले ब्लिंक भी कर दिया और चिकन आउट भी हो गए। ये जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं और जो एनालिस्ट हैं उनकी भी यही राय है मोस्टली कि US ने 1-2 दफ़ा ब्लिंक ईरान से ज़्यादा किया। आप कैसे देखते हैं इस सारे सिनेरियो की एंड गेम क्या है? क्योंकि US अपनी स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं कर रहा, बूट्स ऑन ग्राउंड हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और अगर इसी तरह अटैक्स करने हैं तो उसके अंदर ईरान जितना मर्जी डेस्परेट हो, डॉक्टर साहिबा ने इशारा किया कि ईरान भी चाहता है कि जंग ना हो, और ये बात बिल्कुल समझ आने वाली है, लेकिन फिर भी ईरान का जो पॉस्चर है वो इतना डेस्परेट नज़र नहीं आता। एक तो ये भी कमेंट कर दें कि उसकी वजह क्या है? ये कॉन्फिडेंस जो है ये ब्लफ है ईरान का, या ये ईरान की तैयारी है? क्यों ईरान इतना कॉन्फिडेंट है? और 2 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे हमला किया, और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो डिटर नहीं हुआ। प्लीज़ कमेंट कर दें। देखिए, जो मॉडर्न वॉर है उसकी कम्प्लेक्सिटीज और कम्प्लेक्शन बहुत चेंज हो चुकी है। ठीक। अगर आप यूक्रेन और रशिया का देखें, वहाँ पे ये भी यही सिचुएशन है। ठीक। कि एक तरफ एक सुपर पावर है और एक तरफ एक न्यूक्लियर पावर है और दूसरी तरफ नॉन न्यूक्लियर पावर है। लेकिन देखेंगे किस तरीके से ये नॉन न्यूक्लियर पावर ने जो रशिया का है वो उसको टाई डाउन किया हुआ है इस जंग में। ऑल्दो वो नॉन न्यूक्लियर पावर वाज सपोर्टेड बाय एंटायर यूरोप एज वेल एज द US। इसी तरीके से अमेरिका आया तो बड़े लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। उनकी मिलिट्री किसी सूरत में भी उनकी असेसमेंट नहीं थी कि ये जंग जो है ये हम जीत सकते हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अमेरिका के लिए एक कंपल्शन बन चुकी थी। चाइना जो है दैट इज राइजिंग कंटिन्यूसली, और चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स में अमेरिका को बहुत डिनाई करना शुरू कर दिया और बहुत उसको इरिटेट करना शुरू कर दिया। सो अमेरिका का ये ख्याल था कि वेनेजुएला को ओवर पावर करने के बाद अगर वो ईरान को भी ओवर पावर कर लेते हैं तो बाकी मिडिल ईस्टर्न ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज तो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है। सो ऑयल एक ऐसी कमोडिटी बन जाएगी जो उनके हाथ में आ जाएगी। ऐसा हुआ नहीं और एंटिसिपेटेड भी नहीं था। मेरे नज़दीक अगर ईरान की जो सक्सेस है उसके ऊपर अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो 2 फैक्टर्स को मैं बहुत ग्लेरिंगली देखता हूं। ठीक है। पहली बात यह है कि उनकी एजुकेशन लेवल, किस तरह के उनके पास साइंटिस्ट हैं, किस तरह की उनके पास PhDs हैं। मेरे कुलीग जो कि फॉरेन ऑफिस से हैं, ही वाज डिजिग्नेटेड एज स्पेशल ऑनवाय फॉर मिडिल ईस्ट, और वो तेहरान में मौजूद थे, और उन्होंने मुझे मेरे से शेयर किया कि उनके अंडर जो 6 सबॉर्डिनेट ईरानियन उनके अंडर काम कर रहे थे, तमाम 6 के 6 PhD थे। अच्छा। सेकंड जो उनको बहुत बड़ा एज रहा है ईरान को, वो लीडरशिप है। शायद ही कोई ऐसी जंग होगी जिसमें टॉप लीडरशिप पहले दिन अपनी जान का जो वो नजराना पेश करे, और जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अपनी जान दे के पहले दिन अपनी डिवाइडेड नेशन को यूनिफाई कर दिया। बिल्कुल ठीक। सो पिछले 47 ईयर्स से ईरानियंस ने जो तैयारी की है बहुत अच्छे तरीके से की है, उसका भी वो फायदा उठा रहे हैं। ठीक। और अमेरिका के पास जो मीन्स हैं जिससे वो जंग करने आया था, क्योंकि आपने खुद कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड की ऑप्शन रूल आउट हो चुकी है, न्यूक्लियर की ऑप्शन के बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बाकी जो मीन्स हैं उनके साथ अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर सकता। बल्कि उन्होंने जो कुछ ये सेकंड राउंड में भी जो कोशिश की है कि शायद ये करके वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवा लें, उसमें भी बहुत मिजरेबली फेल हुए हैं। सो मेरे नजदीक ईरान का ये ब्लफ नहीं है, बल्कि ईरान का ये कॉन्फिडेंस है। आप देखें थ्रू आउट द वॉर, पहले दिन से लेके आज तक, अगर किसी ने चिकन आउट किया है, अगर किसी ने ब्लिंक किया है, तो वो अमेरिका है, वो ईरानियंस नहीं है। बिल्कुल ठीक। अमेरिका की तरफ जो सीनियर लीडरशिप को सैक भी किया गया, लार्ज नंबर ऑफ देम, वहाँ पे रिजिग्नेशन भी आई, वहाँ पे डिविजन्स भी आए, उनकी जो अलायंसेस है वो भी ब्रेकअप हुई। सो सारी प्रॉब्लम उस तरफ नजर आती हैं, ईरान की तरफ नहीं नजर आती। ईरान इज होल्डिंग इट्स ग्राउंड, और मेरे नज़दीक जो टाइम गुजरता जा रहा है, ईरान की जो पोजीशन है ऑन नेगोशिएटिंग टेबल
that is getting stronger than weaker. बिल्कुल आप ठीक। इमेजिन करें 13 दिन की जंग से पहले जो MOU हुआ था उस वक्त उनकी क्या पोजीशन थी और आज उनकी क्या पोजीशन होगी, बिकॉज अमेरिका मजबूरी की हालत में डिप्लोमेसी को और नेगोशिएशंस को चांस देना चाहता है। बिल्कुल तो मैं समझता हूँ कि ईरानियंस जो है ना, दे आर गेटिंग एम्बोल्डेंड विद एवरी पासिंग डे। बहुत ही ज़्यादा मुफस्सल तरीके से आपने कमेंट किया। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के वक्त का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म हो गया, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।